Hello and Namaskar. This is Rishabh Singh and you're watching Shri Ram's IS. We are running a very important initiative called One PYQ One Day, जहां पर हम एक क्वेश्चन जो आपके मेंस PYQ से पूछा गया है या PYQ से रहता है उसे हम पिक करते हैं एंड विल ट्राई टू अंडरस्टैंड कि किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, कैसे वी शुड स्टार्ट अ पर्टिकुलर आंसर, किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को बाइफरकेट करेंगे, उस क्वेश्चन की बॉडी किस तरीके से हम बाइफरकेट करेंगे एंड इन द एंड किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को कंक्लूड करेंगे, गिवन दैट कि ये जो भी अप्रोच इस इनिशिएटिव में रहती है ये अप्रोच इसी तरीके से समझाई जाएगी, गिवन दैट कि आपके पास यू हैव ओनली 7 to 10 minutes टू राइट अ पर्टिकुलर क्वेश्चन इन दी मेंस एग्जामिनेशन हॉल। तो उस 7 to 10 minutes में प्रेशर टाइम में किस तरीके से आप सिंपल येट पावरफुल आंसर लिख सकते हो, किस तरीके से आप लॉजिकल आंसर लिख सकते हो, इस अप्रोच को जो है समझाने की कोशिश की जाती है, इस अप्रोच को बाइफरकेट करने की कोशिश की जाती है विद अ वेरी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव कॉल्ड वन PYQ वन डे। एंड टुडेज सब्जेक्ट इज a very interesting and a very dynamic subject which is called international relations and आज का जो क्वेश्चन है वो 2023 में जो पूछा गया उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। बट क्वेश्चन को हम डिस्कस करें उससे पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी सीरियस यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, अगर आपने सोच लिया है, आपने डिसाइड कर लिया कि दैट यू हैव टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशंस और आपको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से आपको अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है, यू आर स्टक इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, यू आर कंफ्यूज्ड इन योर यूपीएससी प्रिपरेशन, जो भी आपके डाउट्स हैं रिलेटेड टू यूपीएससी प्रिपरेशन, आप अपने सभी डाउट्स श्री राम्स आईएएस के फ्री 1-to-1 मेंटरशिप फॉर्म में फिल कर सकते हैं। और ये जो फॉर्म है आपको कहां मिलेगा? ये जो फॉर्म है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन है। तो जो भी आपके डाउट्स हैं फ्रीली आप जो है इस फॉर्म में अपने डाउट्स को पुट कर सकते हैं एंड फिर जो हमारे क्वालिफाइड मेंटोर्स हैं आपके सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे। चलिए फिर क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन मैंने आपसे बताया कि 2023 में पूछा गया था, 15 मार्कर ये क्वेश्चन है एंड यू हैव टू राइट दिस क्वेश्चन इन अबाउट 250 वर्ड्स। सो व्हाट इज द क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज सेइंग द एक्सपेंशन एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ नेटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वर्क्स वेल फॉर इंडिया। एक स्टेटमेंट दिया गया है एंड व्हाट इज दैट स्टेटमेंट? दैट स्टेटमेंट इज कि भाई नेटो और स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप की जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अगर ये एक्सपैंड करेगी, अगर ये स्ट्रेंथन करेगी तो इट वर्क्स वेल फॉर इंडिया। ये एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। अब आपसे पूछा है व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट दिस स्टेटमेंट, यानी कि जो स्टेटमेंट दिया हुआ है इस पर आपकी क्या ओपिनियन है एंड यू हैव टू जस्टिफाई योर ओपिनियन बाय गिविंग रीजंस एंड एग्जांपल सो दैट आप अपने ओपिनियन को सपोर्ट कर सको। तो सिंपल है, आपको अपने ओपिनियन बताने हैं। तो इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं तो इसमें क्योंकि 250 वर्ड्स है तो हम इसमें अपॉर्चुनिटीज को भी समझने की कोशिश करेंगे कि भाई अगर नेटो स्ट्रेंथन हो रहा है प्लस इसका इंपैक्ट क्या हो रहा है कि जो यूएस और यूरोप हैं इनके रिलेशन एक्सपैंड कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं, तो किस तरीके से ये इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर रहा है एंड ऑन द सेम साइड और किस तरीके से ये जो रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रहा है ये किस तरीके से चैलेंजेस भी प्रोवाइड कर रहा है। तो हम दोनों ही एस्पेक्ट्स पर जो है हम आंसर लिखने की या उसको समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर हो गया? तो देखिए सिंपल आप इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। जो स्टेटमेंट कह रहा है या जो स्टेटमेंट दिया गया है उसी से रिलेटेड आप आंसर बना देंगे। बहुत ज्यादा आपको देखिए क्वेश्चन के इंट्रोडक्शन को जितना सिंपल रखेंगे यट जितना आप टू द पॉइंट रखेंगे उतना चांसेस रहेंगे कि आप जो मार्क्स है वो फेच कर सकते हो। ठीक है, सो आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हो और ये ऐसा नहीं कि दिस इज द ओनली इंट्रोडक्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, ये सिर्फ एक सजेशन है। ठीक है, ये सिर्फ आपका सजेशन है, आप चेंज भी कर सकते हो। बट एक सजेशन से क्या होता है कि आपको ये जो मॉडल इंट्रोडक्शन मैं दे रहा हूं इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा, अच्छा हाँ यार इस तरीके से जो है मैं क्वेश्चंस को भी इंट्रोड्यूस कर सकता हूं डिपेंडिंग कि किसका कौन से टॉपिक का वो क्वेश्चन है। नाउ सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हो, द एक्सपेंशन ऑफ नेटो एंड अ स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कैन बी बेनिफिशियल फॉर इंडिया। डेफिनेटली जो स्टेटमेंट है आपने एज इट इज वहां से उसके रिलेटेड जो है वो आपने स्टार्ट किया है एज इंडिया। क्यों? अब आपने बता दिया भाई कि ठीक है बेनिफिट तो बेनिफिशियल तो हो सकता है। क्यों बेनिफिशियल हो सकता है? क्यों? क्योंकि जो इंडिया है वो एक राइजिंग ग्लोबल पावर है। इंडिया जो है वो राइजिंग ग्लोबल पावर है। अब क्योंकि वो राइजिंग ग्लोबल पावर है, इमर्जिंग ग्लोबल पावर है, तो उसे वेस्टर्न कंट्रीज के साथ भी अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना है। एंड क्यों करना है? क्योंकि एक रूल बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर को अपहोल्ड किया जा सके। तो आपने एक सिंपल सी 2 लाइन में आपने सारा का सारा ऑब्जेक्टिव बता दिया कि भाई डेफिनेटली यूएस और यूरोप का जो रिलेशनशिप है अगर ये एक्सपैंड करेगा, ये स्ट्रेंथन करेगा तो इट वर्क्स वेल फॉर इंडिया। क्यों वर्क्स वेल करेगा? क्योंकि इंडिया एक राइजिंग
प्लेयर है, एक राइजिंग ग्लोबल पावर है, तो एक राइजिंग ग्लोबल पावर को वेस्टर्न कंट्रीज के साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रेंथन करना होगा। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों स्ट्रेंथन करना होगा? सो दैट जो ग्लोबल ऑर्डर है, ठीक है, वो रूल बेस्ड तरीके से अपहोल्ड हो सके। और ये किसकी तरफ इशारा किया जा रहा है? ये चाइना के अग्रेशन की तरफ इशारा किया जा रहा है। क्लियर हो गया? आपने सिंपली ये सारी चीजें बता दी। फिर आपने, जैसे मैंने बताया कि इसमें अपॉर्चुनिटीज भी है कि भाई अगर दोनों कंट्रीज के रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, यूरोप के और यूएस के दोनों, अगर इनके जो रिलेशनशिप है ये स्ट्रांग हो रहे हैं, तो इसकी अपॉर्चुनिटीज भी है, बट इसके साथ चैलेंजेस भी हैं। सो अ स्ट्रेंथन नेटो एंड एन इंटेंसिफाइड यूएस यूरोप पार्टनरशिप प्रेजेंट्स बोथ अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस फॉर इंडिया इन अ इवॉल्विंग मल्टीपोलर वर्ल्ड। क्लियर हो गया? तो आपने बता दिया डेफिनेटली भाई क्यों, किस वजह से ये जरूरी है, और साथ में ही ये अपॉर्चुनिटी भी दे रहा है और चैलेंजेस भी प्रोवाइड करेगा। तो जो एग्जामिनर जो है, जब ये इंट्रोडक्शन को पढ़ेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, इस एस्पिरेंट ने या इस स्टूडेंट ने इस क्वेश्चन की डिमांड को समझ लिया है, और साथ ही साथ इसने ये भी बोल दिया है स्टार्ट में ही कि मैं अपॉर्चुनिटीज की भी बात करूंगा, यानी कि इस आंसर में आपको बेनिफिट्स भी देखने को मिलेंगे कि अगर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्ट्रेंथन हो रही तो इसका पॉजिटिव इंपैक्ट क्या होगा। साथ ही साथ चैलेंजेस पर भी डिस्कशन किया जाएगा, क्योंकि कोई भी चीज सिर्फ पॉजिटिव नहीं होती है और कोई भी चीज सिर्फ नेगेटिव नहीं होती है। तो आपने इस इंट्रोडक्शन में, एक होता ना कि पिक्चर है, 3 घंटे की पिक्चर है, लेकिन ट्रेलर रिलीज होता है, ट्रेलर से आना कोई भी ऑडियंस होती है ना, उसका मन बनता है कि यार इस पिक्चर को थिएटर में देखना है कि नहीं देखना है, कि ओटीटी के लिए वेट करना है। तो इस वजह से आप जब इंट्रोडक्शन दोगे ना, तो उस पिक्चर की या उस आंसर का आपने सब कुछ बताया भी नहीं है, बट एक तरीके से आपने सारी चीजें जो है खोल के रख दी कि इस आंसर में इस तरीके से चीजें जो है चलने वाली हैं। ठीक है, इस तरीके से जो है आप किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करते हो, किसी भी क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस करते हो। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होती है कि आपको कुछ ऐसा कोट दे देना है, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स चले जाना, नहीं, सिंपल मैंने इंट्रोडक्शन दी ना, बस एज इट इज सिंपल ही इंट्रोडक्शन देना है। अब हम पहली बात तो अपॉर्चुनिटीज की बात करेंगे। ठीक है, मैंने आपसे कहा था कि पहले हम अपॉर्चुनिटीज या बेनिफिट्स की बात करेंगे कि किस तरीके से एक स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप की जो रिलेशनशिप है या स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है वो इंडिया को बेनिफिट कर सकता है। तो पहला ये है कि भाई जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, डेफिनेटली जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, क्योंकि जब वेस्टर्न कंट्रीज सेम अलाइंड हैं, ठीक है, जो वेस्टर्न ब्लॉक है वो जब सेम अलाइंड है, तो जियोपॉलिटिक्स है वो स्टेबल रहेगा, प्रिडिक्टेबल रहेगा। हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है कि इस तरीके से दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टनर्स के बीच में स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। कंपेयर टू आज की डेट में क्या हो रहा है, ये क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था, तब जो बाइडेन प्रेसिडेंट थे यूएस के। अभी 2025 में हम इसको डिस्कशन कर रहे हैं, आज की डेट में यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैं। डोनाल्ड ट्रंप के टेन्योर में क्या आपको प्रिडिक्टेबिलिटी समझ में आ रही है? क्या आपको लगता है कि वो प्रिडिक्टेबल हैं? कभी वो कह रहे थे कि मैं रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करूंगा, यूक्रेन को एड नहीं दूंगा, फिर उन्होंने यूटर्न लिया, वो बोले यूक्रेन को सपोर्ट करूंगा क्योंकि रशिया जो है एग्रेशन कर रहा है, फिर उन्होंने अभी कंडीशंस रख दी यूक्रेन के सामने, तो प्रेडिक्टेबिलिटी खत्म हो चुकी है। यूरोप को भी नहीं पता है कि हमें क्या यूएस पर भरोसा करना है, नहीं करना है। तो जब यूरोप एज अ ब्लॉक को ही प्रेडिक्टेबिलिटी समझ नहीं आ रही है, तो ऑब्वियसली बात है इसका इंपैक्ट क्या होगा, लार्जर इंपैक्ट ये होगा कि जो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं प्रेडिक्टेबल नहीं रहेगी। स्टेबिलिटी का मतलब ये नहीं कि क्राइसिस, लड़ाई शुरू हो जाएगी, नहीं, प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगी। जब प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं रहेगी तो क्वेश्चंस रहेंगे, जब क्वेश्चंस रहेंगे तो वो जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप होती है ना, वो उस तरीके से नहीं जाती है कंपेयर टू जब वो प्रेडिक्टेबिलिटी रहती है। तो जब यूएस और यूरोप के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप एनहांस होंगे तो जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी, प्रेडिक्टेबिलिटी होगी, और इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो इंडिया के ट्रेड एम्बिशंस हैं ये फुलफिल हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंडिया के ट्रेड रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ भी हैं और यूएसए के साथ भी हैं, और हमारे दोनों ही ब्लॉक के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहा हूं, स्पेसिफिकली ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहा हूं। तो अगर इन दो ब्लॉक में प्रेडिक्टेबिलिटी है, इन दो ब्लॉक में स्टेबिलिटी है, तो इसका इंपैक्ट इंडिया के ट्रेड एम्बिशंस पर पड़ेगा, डेफिनेटली पड़ेगा। सो पहली चीज ये है कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी। जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों है? क्योंकि प्रेडिक्टेबिलिटी है तो इंडिया के जो ट्रेड एम्बिशंस है वो कहीं ना कहीं फुलफिल हो सकता है अगर यूएस एंड यूरोप का जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है वो एनहांस होगा, वो एक्सपैंड होगा, वो स्ट्रेंथन होगा। क्लियर हो गया? वी आर डन विद द फर्स्ट बेनिफिट। नाउ वी विल मूव टू द सेकंड बेनिफिट। एंड व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट? कि अ कंबाइंड और अ स्ट्रॉन्गर, अ स्ट्रेंथन US-Europe strategic partnership will definitely have a single focus on Indo-Pacific.
क्यों? क्योंकि अगर हम यूरोपियन यूनियन की बात करें, हम यूएसए की बात करें, तो दोनों का ही कंसर्न कहीं ना कहीं ये है, दोनों का जो कंसर्न है या जो दोनों के ऑब्जेक्टिव्स हैं वो कन्वर्ज करते हैं कि भाई चाइना जिस तरीके से अग्रेशन दिखा रहा है, जिस तरीके से वो साउथ चाइना सी की बातें कर रहा है, बातें क्या कर रहा है, जिस तरीके से साउथ चाइना सी, अब क्योंकि इसमें क्या दिया आपको, एग्जांपल्स भी देने, तो आप इस तरीके से एग्जांपल भी दोगे, ठीक है, इस तरीके से एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि इंडो पैसिफिक पर फोकस रहेगा, क्यों? क्योंकि भाई साउथ चाइना सी पर एग्रेशन कर रहा है चाइना, ठीक है, ताइवान को इन्वेट करने की बात कर रहा है चाइना। तो ऐसे में अगर यूएस और यूरोप की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप जो है या रिलेशनशिप जो है वो स्ट्रांग रहेगी, वो स्ट्रेंथन रहेगी, तो उसका एक सिंगल पॉइंट फोकस रहेगा कि इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री, इंडो पैसिफिक शुड बी ओपन, ठीक है, एंड देयर शुड बी अ रूल बेस्ड ऑर्डर, एंड देयर शुड बी अ रूल बेस्ड ऑर्डर इन इंडो पैसिफिक, जो कि सेम अलाइन करता है इंडिया के ऑब्जेक्टिव या इंडिया के विजन के साथ। क्लियर हो गया? सो अगर दोनों ही जो इंपॉर्टेंट वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनके बीच की स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप स्ट्रांग है, स्ट्रेंथन है, तो उनका एक सिंगल पॉइंट फोकस रहेगा दैट इंडो पैसिफिक शुड बी फ्री, Indo-Pacific should be open and there should be a rule-based order in Indo-Pacific. That is कि चाइना जिस तरीके से अग्रेशन दिखा रहा है, चाहे हम साउथ चाइना सी की बात कर लें, चाहे हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात कर लें, चाहे हम ताइवान की बात कर लें, साउथ कोरिया की बात कर लें, इन सब कंट्रीज के साथ जिस तरीके से अग्रेशन चल रहा है, या इवन इंडिया पर भी जो बॉर्डर या जिस तरीके से अग्रेशन चल रहा है, उन सबको कहीं ना कहीं चेक किया जाएगा अलॉन्ग विद इंडिया. सो डेफिनेटली इट इज अ सेकेंड बेनिफिट फॉर इंडिया. नाउ वील मूव टू द थर्ड पॉइंट और द थर्ड बेनिफिट. स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिल जाएगी इंडिया को. ठीक है, स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिलेगी. क्यों? क्योंकि अगर वेस्टर्न कंट्रीज या वेस्टर्न ब्लॉक में यूनिटी है, वेस्टर्न ब्लॉक के रिलेशन स्ट्रेंथन हो रहा है, वेस्टर्न ब्लॉक मींस यूरोप एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनके रिलेशंस में स्टेबिलिटी है, इनके रिलेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी है, तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा कि चाइना के एग्रेशन पर, ठीक है, चाइना के एग्रेशन पर, जैसे सिर्फ इंडो पैसिफिक की बात नहीं हो रही है, चाइना और भी जगह जिस तरीके से अपना इन्फ्लुएंस जो है वो बना रहा है, चाहे हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज की बात कर लें, चाहे मिडिल ईस्ट की बात कर लें, चाहे हम सीपेक की बात कर लें, ये सब आप एग्जांपल्स लिखोगे ना, ये सारे एग्जांपल्स हैं. ठीक है, ये सारे एग्जांपल्स आप मेंशन करोगे तो आपके जो आंसर्स हैं या जो ओपिनियन है वो ऑलरेडी जस्टिफाई होते चले जाएंगे. ठीक है, ज्यादा एग्जांपल नहीं देना आपको, क्योंकि 3 4 5 6 पॉइंट रहेंगे, उसमें एक एक एग्जांपल दे दोगे, दैट इज वेल एंड गुड. सो स्ट्रैटेजिक लेवरेज फॉर इंडिया कैसे? एक तो चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा कि भाई सोल मोटिव रहेगा कंट्रीज का, या वेस्टर्न ब्लॉक में अगर स्टेबिलिटी प्रेडिक्टेबिलिटी है तो चाइना पर उनका फोकस रहेगा. इससे इंडिया क्या कर सकता है? अपनी स्ट्रैटेजिक लेवरेज को प्ले कर सकता है. जिस तरीके से चाइना सीपेक की बात करता है, जिस तरीके से चाइना इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश करता है, चाहे हम मालदीव्स की बात कर लें, चाहे हम श्रीलंका की बात कर लें, फिर अगर हम मिडिल ईस्ट में जाएंगे तो ईरान से जिस तरीके से स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो रही है बिटवीन चाइना एंड ईरान, फिर पाकिस्तान में जिस तरीके से इन्फ्लुएंस करता है, जिस तरीके से सीपेक होता है, इन सभी पर जो है एक स्ट्रैटेजिक लेवरेज मिलेगी इंडिया को व्हेन इट कम्स टू चाइना. पहला पॉइंट ये हो गया. दूसरा कि मल्टीपोलर वर्ल्ड में, ठीक है, मल्टीपोलर वर्ल्ड में इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, इंडिया एक अपनी स्ट्रॉन्ग वॉइस रख सकता है एट द ग्लोबल लेवल, एट द ग्लोबल समिट. जैसे कंसर्न है आपका ग्लोबल साउथ का. आज की डेट में ग्लोबल साउथ कंट्रीज अपने लीडर को देख रही हैं, एंड देयर इज अ रेस गोइंग ऑन कि who will be the leader of the global south countries, and the race is among, और द रेस इज बिटवीन इंडिया एंड चाइना. चाइना कहीं ना कहीं इस रेस में थोड़ा सा अहेड है, क्योंकि 21st सेंचुरी की स्टार्ट से ही कहीं ना कहीं चाइना ने अपना फोकस ग्लोबल साउथ कंट्रीज पर कर दिया था, बट हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया, बट हाँ अब इवेंचुअली जो है हम भी अपना क्लियर कट फोकस ग्लोबल साउथ कंट्रीज पर रख रहे हैं. तो अगर यूएस और यूरोप की स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप स्ट्रेंथन है, इंटेंसिफाइड है, तो इंडिया को स्ट्रैटेजिक लेवरेज सिर्फ चाइना के पर्सपेक्टिव में ही नहीं मिलेगा. मल्टीपोलर वर्ल्ड में एक स्ट्रॉन्ग वॉइस की तरह इंडिया जो है राइज कर सकता है. इंडिया जो है वो अपनी वॉइस को, अपने कंसर्न्स को रख सकता है, एंड जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज के इश्यूज हैं, चाहे वो क्लाइमेट चेंज हो, ठीक है, चाहे वो हेल्थ इश्यूज हो, चाहे वो एजुकेशन रिलेटेड इश्यूज हो,
ये सारे जो इश्यूज हैं जो कि ग्लोबल साउथ कंट्रीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर नहीं रख पाते या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लेटफॉर्म्स पर नहीं रख पाते हैं, इन सारे कंसर्न्स को इंडिया जो है स्ट्रैटेजिक लेवरेज के थ्रू इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में रख सकेगा। और जब ये रखेगा तो अल्टीमेटली ग्लोबल साउथ कंट्रीज को भी लगेगा कि हाँ, इंडिया के साथ अगर हम अपने कंसर्न्स बताएंगे तो डेफिनेटली हमारे जो कंसर्न्स हैं वो फिर ग्लोबल कम्युनिटी में जाएंगे। क्लियर हो गया? सो थर्ड बेनिफिट इज strategic leverage for India, first in terms of China and the second is multipolar world में इंडिया का एक strong voice रहेगा। ठीक है, इंडिया का एक strong voice रहेगा। क्लियर हो गया? Now fourth is joint military exercises and counter terrorism and counter terrorism। अब अगर यूरोप और यूएस के स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप अच्छे हैं तो हम देखते हैं कि जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज होंगे, डिफरेंट टेरेन पे होंगे, तो डेफिनेटली वो इंडिया की आर्म फोर्सेस के लिए हेल्पफुल होगा। प्लस जो काउंटर टेररिज्म होता है, ठीक है, जो काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स होते हैं, चाहे हम अफगानिस्तान की बात कर लें, हम मिडिल ईस्ट की बात कर लें, तो इसमें यूएसए और यूरोप जो इनिशिएटिव लेंगे इसका बेनिफिट कहीं ना कहीं इंडिया को भी मिल सकता है। ठीक है, जैसे अफगानिस्तान, आप एग्जांपल दे दो अपने अफगानिस्तान में, जिस तरीके से अफगानिस्तान में जब 2021 में अफगानिस्तान वापस आया था, अफगानिस्तान में तालिबान जब रिटर्न हुआ था, तालिबान 2.0, तो कंसर्न्स थे कि इंडिया और तालिबान के रिलेशनशिप अच्छे नहीं रहेंगे, क्योंकि बैक इन द डेज जब पहली बार 1996 से लेकर 2001 तक तालिबान का जब रूल था, तब रिलेशंस बहुत ज्यादा खराब थे, बहुत ज्यादा हॉस्टाइल थे। तो यही चीज एक्सपेक्ट की जा रही थी। तो अगर वहां पर कुछ एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स बनते हैं एंड वहां पर यूएस की अगर इंटेलिजेंस सर्विसेज है, इंटेलिजेंस है, सर्वेलेंस है, तो इसका बेनिफिट इंडिया को भी मिल सकता है। तो इस वजह से जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस ये इंडिया की आर्म फोर्सेस को हेल्प करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारे बॉर्डर टेंशन है, चाहे चाइना की बात कर लें, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें, तो वहां पर बेनिफिट होगा। एंड साथ में ही जो काउंटर टेररिज्म इनिशिएटिव्स होते हैं वो भी इंडिया को हेल्प कर सकते हैं इन काउंटरिंग दी थ्रेट्स रिलेटेड टू इंडिया सिक्योरिटी। क्लियर हो गया? नाउ द फोर्थ इज ट्रेड बेनिफिट्स एंड स्टेबिलिटी। मैं आपको बता चुका हूं कि हमारे दोनों ही हमारे ट्रेड रिलेशंस यूरोपियन यूनियन के साथ भी बहुत अच्छे हैं, यूएसए के साथ भी बहुत अच्छे हैं। ये 2023 की बात हो रही थी, अभी तो यूएसए और इंडिया के रिलेशंस बहुत ज़्यादा खराब हो चुके हैं। एंड कई जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, इवन यूएस के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो हॉस्टिलिटी दिखाई है टुवर्ड्स इंडिया, वो 25 ईयर्स का जो प्रोग्रेस चला था बिटवीन इंडिया एंड यूएस, वो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत गंदी तरीके से डेंट मार दिया है। और अभी भी ये रुके नहीं है, अभी भी एक्सपेक्टेड है कि रिलेशंस और ज़्यादा खराब या और ज़्यादा स्ट्रेन हो सकते हैं। तो बट अभी हम 2023 के हिसाब से बात करेंगे कि अगर यूएस और, क्योंकि अभी तो कोई प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं है, बट अगर प्रेडिक्टेबिलिटी आती है तो इंडिया को ट्रेड बेनिफिट्स मिलेंगे। ठीक है, ट्रेड बेनिफिट्स मिलेंगे और साथ ही साथ स्टेबिलिटी भी रहेगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन और यूएसए को भी इंडिया का मार्केट चाहिए। ट्रेड डील का इशू क्यों हो रहा है? ट्रेड डील में इशू यह है कि डोनाल्ड ट्रंप को इंडिया की जो एग्रीकल्चर मार्केट है, इंडिया की जो डेयरी मार्केट है, उसमें एंट्री करनी है। उसमें कोई भी उनको इश्यूज नहीं चाहिए, उसमें कोई भी इनको कस्टम ड्यूटीज नहीं चाहिए, वहां पर कोई भी हिंड्रेंस नहीं चाहिए जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। ठीक है, इंडिया के जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे डेयरी फार्मर्स हैं, उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट है। इस वजह से ट्रेड डील में इश्यूज आ रहे हैं एंड दैट्स हम देख रहे हैं कि ट्रंप इज समवेयर प्लेइंग प्रेशर टैक्टिक्स की इंडिया जो है इस ट्रेड डील पर आ जाए। तो ट्रेड बेनिफिट्स और स्टेबिलिटी दोनों मिलेगी, इस पर भी डिस्कशन हो चुका है। प्लस कई इंपॉर्टेंट जो टेक्नोलॉजी राइज हो रहे हैं, ठीक है, या जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज हैं, उनसे रिलेटेड जो टेक्निक है वो ट्रांसफर हो सकती है। चाहे हम सेमीकंडक्टर्स की बात कर लें, चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर लें, हम स्पेस इनिशिएटिव की बात कर लें, हम और दूसरे इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लें, आपका रेयर अर्थ मिनरल्स हो गए, ये सब कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो इमर्जिंग है एंड ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड, इन टेक्नोलॉजीज पर जिनका भी स्ट्रांग होल्ड रहेगा, इवेंचुअली जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं उन कंट्रीज का उन पर भी स्ट्रांग होल्ड हो जाएगा। तो इस वजह से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो सकता है, चाहे सेमीकंडक्टर की बात कर लें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्पेस रिलेटेड इनिशिएटिव्स हो, जो हमने देखा है, जो प्रेजेंट में हो रहा है। जैसे सेमीकंडक्टर मिशन जो है इंडिया ने जॉइंटली अनाउंस किया था 2024 में। ठीक है, हमारी स्पेस, जैसे अभी निसार सैटेलाइट, ये सब आप एग्जाम्पल दोगे, निसार सैटेलाइट,
ये जॉइंट इनिशिएटिव है इसरो एंड नासा का। तो इस तरीके से आप एग्जांपल्स भी ऐड करते चले जाओगे, क्योंकि मैं एग्जांपल्स भी आपको बता रहा हूं, ठीक है। फिर काउंटर टेररिज्म कोलैबोरेशन, इस पर हम डिस्कशन कर चुके हैं कि किस तरीके से रीजन में अफगानिस्तान का एग्जांपल आप दे सकते हो, ठीक है। अभी पाकिस्तान और यूएस के तो बहुत अच्छे रिलेशंस हो गए हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यूएसए के कुछ बेनिफिट्स हैं, कुछ यूएसए के ऑब्जेक्टिव हैं, इस वजह से पाकिस्तान के साथ जो रिलेशन जो है वो सिर्फ उन्हें बेटर करना चाह रहे हैं, बट पाकिस्तानियों को समझ नहीं आता है बात, बट दैट्स अ डिफरेंट थिंग। तो ये 7, हाँ, फिर आपके ग्लोबल हेल्थ और क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स हो सकते हैं। 2023 में जब जो बाइडेन थे तो उन्होंने कहा था कि जो यूएसए है वो क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स पर आगे बढ़ चढ़ कर लीड करेगा। अब तो डोनाल्ड ट्रंप आ गए तो उन्होंने पेरिस एग्रीमेंट वगैरह इन सबसे वापस ले लिया खुद को, क्योंकि उनको क्लाइमेट चेंज एक इमेजिनरी चीज लगती है। हालांकि फॉरेस्ट फायर खुद ही यूएस की इंपॉर्टेंट कंट्रीज को डैमेज करा है, बट नेवरदलेस। सो ग्लोबल हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स, ये सारी चीजें जो कि इंडिया बहुत ही स्ट्रांगली पिच करता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। तो इसमें जो है कोलैबोरेशन हो सकेगा यूएसए और यूरोप के साथ, जो कि इंडिया कई बार, चाहे हम ग्लोबल हेल्थ, जैसे कोविड में आप इसमें बता सकते हो, कोविड में जो वैक्सीन आई थी, हमने कोविड वैक्सीन जो है वो कितनी ही छोटी कंट्रीज में फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी थी। तो अगर ग्लोबल हेल्थ इनिशिएटिव्स होंगे यूएस के साथ, यूरोप के साथ, तो ये जो हमारा जो एफर्ट है ये और ज्यादा एनहांस्ड हो सकता है, ये और ज्यादा अग्रेसिव हो सकता है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव कि भाई ग्लोबल साउथ कंट्रीज के जो भी इश्यूज हैं आज की डेट में, मोस्टली जो ग्लोबल साउथ कंट्रीज हैं उनका जो प्राइमरी इशू है वो वो आपका क्लाइमेट चेंज है। तो अगर क्लाइमेट चेंज पर यूएस, यूरोप और इंडिया अगर अलाइंड करते हैं तो डेफिनेटली इंडिया के लिए एक स्ट्रॉन्ग होल्ड हो सकता है, क्योंकि इंडिया ये पोर्ट्रे करता है कि इंडिया जो है क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव्स में लीड करता है, और इसी वजह से कई सारे इनिशिएटिव्स भी जो है हम लॉन्च कर रहे हैं। हमारा ये फोकस है कि किस तरीके से हम 2070 में आपका जीरो कार्बन इमिशंस पर पहुंच जाए। हमने 5 ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, किस तरीके से जो हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ये सारी चीजें जो है इंडिया टाइम टू टाइम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर जो है वो मेंशन करता रहता है, बोलता रहता है, और हम उस पर ग्राउंड पर काम भी कर रहे हैं। बेनिफिट्स हो गए, अब कुछ चैलेंजेस भी, क्योंकि आंसर में हमने कहा था बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस दोनों चीजें रहेंगी। सबसे पहला ये रहेगा कि अगर यूएस और यूरोप, अगर इनके रिलेशन में प्रेडिक्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, इनका सिंगल फोकस है कि चाइना, ठीक है, चाइना को जो है हमें काउंटर करना है, तो इसका इंपैक्ट क्या होगा कि जो इंडिया की बैलेंसिंग एक्ट है, जो बैलेंसिंग आपकी डिप्लोमेसी है हमारी, जो हमारी नॉन अलाइंड मूवमेंट, ठीक है, जो नॉन अलाइंड हमारी जो बेसिक फिलॉसफी है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में, उस पर एक चैलेंज आएगा। क्योंकि भाई हमें अपने रिलेशंस को मेंटेन भी करना होगा ना, हमें फिर अपने रिलेशंस को मेंटेन करना होगा रशिया एंड फिर इधर आपका यूएसए एंड यूरोप। क्योंकि अगर ये दोनों स्ट्रांग हैं, ठीक है, इनके रिलेशंस में प्रेडिक्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी है, तो ये एक पॉइंट पर एक साथ बोलेंगे, इंडिया को प्रेशराइज करेंगे कि आपको रशिया के साथ अपने रिलेशंस को बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं करना। ऐसे डायरेक्टली पिच नहीं करेंगे, बट जैसे इशू क्या चल रहा है कि क्रूड ऑयल जो है वो इंडिया परचेज कर रहा है, तो जब ये परचेज करेगा तो यहां पर इन दोनों ब्लॉक से प्रेशर आएगा कि नहीं भाई आपको ये क्रूड ऑयल आपको नहीं लेना है। क्यों? क्योंकि इससे रशिया के पास रेवेन्यू आ रहा है, रेवेन्यू से फिर जो है वो रशिया यूक्रेन वॉर जो है वो कंटिन्यू होती चली जाए यार। हालांकि बहुत ही इलॉजिकल रीजन है, बट ठीक है, इस तरीके से प्रेशर आ सकता है। तो इंडिया के लिए सबसे टफ टास्क ये रहेगा, या वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैलेंजेस ये रहेंगे कि जो बैलेंसिंग एक्ट है उसमें कहीं ना कहीं इश्यूज आएंगे, और बहुत ही डेलिकेटली जो है हम अपने रिलेशंस को बैलेंस करना होगा रशिया एक साइड एंड फिर आपका यूएसए और यूरोप के साथ। क्योंकि अगर स्ट्रॉन्गर यूएस और यूरोप रिलेशनशिप है, ठीक है, तो हम जैसे क्वाड के भी मेंबर है, इंडिया क्वाड का भी मेंबर है, इंडिया जो है एससीओ का भी मेंबर है, ब्रिक्स का भी मेंबर है। तो ऐसे में हमारे को अपने इन रिलेशंस को बैलेंस करने के लिए बहुत ही प्रेशर भी आएगा, और इन प्रेशर को जो है हमें सर्वाइव करना होगा, और बहुत ही डेलिकेट तरीके से दोनों ब्लॉक के साथ हमें अपने रिलेशंस को मेंटेन करना होगा। सेकेंड है इकोनॉमिक चैलेंजेस। अभी मैंने आपको बताया कि ट्रेड एम्बिशन इंडिया के फुलफिल हो सकते हैं, बट यूएसए और यूरोप का स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है, तो इसका इंपैक्ट ये भी रहेगा कि इन दोनों ब्लॉक से इंडिया पर प्रेशर भी आएगा। ठीक है, जिस तरीके से ये स्ट्रॉन्ग ट्रेड करेंगे, ठीक है, जिस तरीके से स्ट्रॉन्ग ट्रेड करेंगे, इससे क्या होगा कि इंडिया पर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं, इंडिया के इंटरेस्ट पर कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। जैसे मैंने आपसे बताया कि जो इंडिया यूएस का ट्रेड डील है उसमें इशू क्या आ रहा है, उसमें इशू ये आ रहा है कि जो इंडिया का इंटरेस्ट है, इंडिया के फार्मर्स, इंडिया के डेयरी
फार्मर्स का जो इंटरेस्ट है वो कहीं ना कहीं हैम्पर हो रहा है, क्योंकि अगर हम फ्री एक्सेस दे देंगे यूएस के प्रोडक्ट्स को इंडिया के एग्रीकल्चर मार्केट में, इंडिया के डेयरी मार्केट में, तो हमारे जो स्मॉल फार्मर्स हैं उनके पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट्स नहीं हैं और वो compete नहीं कर पाएंगे व्हेन इट कम्स टू यूएस प्रोडक्ट्स। इस वजह से जो है ये कंसर्न है कि इंडिया और यूएस के ट्रेडिंग में कहीं ना कहीं रोड ब्लॉक आ रहा है। तो एक स्ट्रॉन्गर यूएस और यूरोप का जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है, इसका इंपैक्ट ये आएगा कि इंडिया का जो इंटरेस्ट है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड डायनेमिक्स, इस पे कॉन्सिक्वेंसेस आ सकते हैं। तो अपॉर्चुनिटीज भी है, साथ ही साथ कॉन्सिक्वेंसेस भी आ सकते हैं व्हेन इट कम्स टू इंडियाज इंटरेस्ट। थर्ड है सेफ गार्डिंग स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। अब जैसे मैंने आपको बताया कि भाई यूएस और यूरोप में स्टेबिलिटी है, प्रोडक्टिबिलिटी है, तो फिर ये हो सकता है कि ये जो दोनों ब्लॉक हैं ये अपने डिसीजन इंपोज करने की कोशिश भी करेंगे। जैसे मैं आपको बताया, रशिया पर सैंक्शंस लगाओ, ठीक है, रशिया पर हमने सैंक्शंस लगाया, तुम भी सैंक्शंस लगाओ, तुम भी सैंक्शंस लगाओ। ईरान पर हमने सैंक्शंस लगाया है तो आप भी सैंक्शन लगाओ। ईरान से क्रूड ऑयल मत परचेज करो, ठीक है। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है या जो सोवरेनिटी है वो कहीं ना कहीं प्रेशराइज्ड होगी, तो उसको भी अपहोल्ड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाएगा व्हेन इट कम्स टू इंडिया। एंड फोर्थ ये है कि इसका इंपैक्ट इंडिया पर रीजनल डायनेमिक्स पर भी पड़ सकता है, क्योंकि अगर इस बैलेंसिंग एक्ट में कुछ इश्यूज आया और हमारे रिलेशन शायद कुछ रशिया के साथ उस तरीके से नहीं गए, तो इसका इंपैक्ट क्या रहेगा, उसका इंपैक्ट ब्रिक्स पर आएगा। अगर ब्रिक्स पर आ रहा है, एससीओ पर आ रहा है, तो रीजन पर आ सकता है। अब क्योंकि अगर हम यूएस और यूरोप की बात करें तो वो हमसे बहुत दूर है, बट रशिया, चाइना, ठीक है, ये सब के साथ हमें अपने रिलेशंस को स्ट्रांग रखना ही, क्योंकि इश्यूज हो सकते हैं, कुछ भी इश्यूज होंगे। तो यूएस और यूरोप तो बहुत दूर बैठा हुआ है, बट इंडिया के पास वो लिबर्टी नहीं है। तो इस वजह से एक स्ट्रॉन्गर यूएस यूरोप की जो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है उसके तहत जो प्रेशर आएगा, उसका इंपैक्ट ये होगा कि उसका इंपैक्ट रीजन पर पड़ सकता है, एंड कहीं ना कहीं वो चाइना को इंपैक्ट कर सकता है या चाइना को पॉजिटिवली फेवर भी किया जा सकता है अगर उसे करेक्टली काउंटर नहीं किया गया तो। क्लियर हो गया? तो ये था आपका पूरा डिस्कशन इस क्वेश्चन का। मैंने आपको इंट्रोडक्शन भी बताने की कोशिश करी बहुत ही आसान भाषा में, क्या बेनिफिट हो सकता है ये भी बताया, एंड क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं इसको भी समझाने की कोशिश करिए। आई होप आपको ये इनिशिएटिव हमारा जो है 1 PYQ 1 डे ये इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, हेल्पफुल लग रहा होगा। अगर ऐसा है तो इन सेशंस को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए अपने सभी सीरियस एस्पिरेंट्स के साथ, कॉमेंट्स करिए, एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। एंड जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप फ्री 1-to-1 मेंटोरशिप में अपने सभी डाउट्स को फिल आउट कर सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। टिल देन दिस इज ऋषभ सिंह साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।